हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका फिर से वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या है ये सेल या कोशिका? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है सेल, या आप इसे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो सेल होता है। वैसे जैसे हम घर बनाते हैं, ईंट से ईंट को जोड़कर दीवारें बनाई जाती हैं, दीवार दीवार जोड़ के कमरे बनते हैं और सब कमरे जोड़ के मकान बनता है, ऐसे ही हमारा ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है। सेल सेल जुड़कर धीरे धीरे वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन मिलकर ये हमारा पूरा बॉडी बनता है। खैर, हम बात कर रहे हैं फिलहाल सेल की। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो यूनिट होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसे हम सेल कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने कॉर्क के एक स्लाइड से को चेक करके उन्होंने, और वो भी उस वक्त जो उन्होंने अपने हिसाब का जो माइक्रोस्कोप बनाया था मामूली सा, उसी को देखकर उन्होंने सेल को डिस्कवर किया और उन्होंने सेल के बारे में बताया। सेल के बारे में बाकी बातें आगे और समय के साथ हमें साइंटिस्ट ने बताया, और आज भी इस पे कई चीजों पे रिसर्च चल रहे हैं, नए नए हमें इसके इंफॉर्मेशन मिलते चले जा रहे हैं। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल बनावट, फंक्शनल काम होना, एंड बायोलॉजिकल unit of an organism. These are the basic building blocks of our muscles, bones and other organs. ये जैसे ईंट ईंट जोड़ के दीवारें बनती है, वैसे ही सेल सेल मिलके हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। अब है कि ये सेल है, लेकिन सेल होते कितने टाइप के हैं? तो सेल को हम दो टाइप से देखते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और उनके जो ऑर्गेनेल्स भी जो है तो उनमें भी कोई जो है मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड नहीं होते। A cell that lacks a nucleus and membrane bound organelles, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले सबसे पुराने अगर सेल मिले तो वो प्रोकैरियोटिक ही। यूकैरियोटिक दूसरा है, प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक। वे सेल जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उनके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन सब में कई में ये पाए जाते हैं। सेल्स कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड होता है, एंड ऑर्गेनेल्स विच आर एनवेलप्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये देखिए सब बाउंडेड है मेम्ब्रेन से, तो ये कहलाएंगे यूकैरियोट। और वे सेल्स जिनका अपना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके ऑर्गेनेल्स वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, हम उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब है कुछ टर्म्स को हम देखते हैं, जैसे ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल जनरली राउंड शेप के या इरेगुलर होते हैं, और प्लांट सेल स्क्वायर्ड, रेक्टेंगुलर, इसी टाइप के होंगे। जैसे ये हेक्सागोनल है, इस टाइप के होते हैं। कुछ चीजें प्लांट सेल में होती हैं लेकिन एनिमल सेल में वो नहीं होती, उनको हम देखेंगे आगे चल के। अब हम बात करते हैं कि कोई सेल कितने हिस्से उसके पार्ट होते हैं। तो सेल को ब्रॉडली हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेम्ब्रेन, पहला मेम्ब्रेन,
जो मेम्ब्रेन ये इससे घिरा हुआ होता है, जैसे कोई भी थैली से घिरा हुआ, कोई पैक है दूध का या किसी चीज का, थैली से घिरा होता है, ऐसे ही मेम्ब्रेन ने इस सेल को कवर किया हुआ है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर एक चीज को अपने से आर पार आने जाने नहीं देते, सिर्फ उन चीजों को जिनको ये सेलेक्ट करते हैं उनको आर पार आने जाने देते हैं। अब ये कैसे? तो डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसों को आर पार आने जाने देते हैं। डिफ्यूजन क्या है? The movement of molecules from a region of high concentration to a region of low concentration is known as diffusion. High concentration region से low concentration region की तरफ जाने को, इस मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इस मूवमेंट से गैस जैसे CO2 या ऑक्सीजन, इनका आना जाना होता है। गैसेज लाइक CO2, ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। दूसरा, इनको वाटर वगैरह कैसे? तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आने जाने देते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए तो इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, हर एक चीज को आने जाने नहीं देते। Since membrane is selectively permeable and does not allow to pass all types of membrane through it, water is usually the only free flowing molecules across this membrane. ये फ्री फ्लोइंग है, ये आ जा सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक चीज को ये आने जाने नहीं देते। तो ऑस्मोसिस वो है मूवमेंट जिसके थ्रू वाटर आना जाना करता है, और डिफ्यूजन वो है जिसके थ्रू गैस का आना जाना होता है सेल के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्या सभी सेल एक जैसे ही होते हैं? नहीं। जैसे यूकैरियोटिक में ही सारे सेल क्या एक जैसे होते हैं? तो नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों में कुछ बातों का फर्क होता है। जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लिपिड्स इनमें पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये वैक्यूल इतना लार्जर है और सिंगल है, लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये सब इनके बीच का है। इस चीज को हम और क्लियर देख के समझ सकते हैं, प्लांट और एनिमल के सेल में क्या डिफरेंस है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एंड सेल वॉल प्रेजेंट। ये स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, जैसे यहां हेक्सागोनल, और इसमें सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये इरेगुलर या राउंडेड शेप का होता है। न्यूक्लियस लाइज ऑन द वन साइड ऑफ द सेल। इसका न्यूक्लियस सेल के एक साइड में होता है, जबकि एनिमल में सेंटर में होता है। इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल बड़ा और एक होता है, इसमें कई सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब एक चीज तो हमने देख लिया कि मेम्ब्रेन पहला पार्ट है, मेम्ब्रेन या सेल वॉल। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल भी होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियस। किसी भी प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो वही रोल पूरा करता है जैसे किसी कंप्यूटर का CPU, मेन प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, सारे परफॉर्मेंस वही होते हैं। और बाकी चीज देखने के लिए डिस्प्ले यूनिट होता है, कमांड देने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है, लेकिन फंक्शन जितने होते हैं, परफॉर्मेंस जितने होते हैं, जितना भी प्रोसेसिंग होता है वो CPU में। वैसे ही सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में। It is the processing unit of the cell. It has a double membrane bound organelles which contains the genetic material for inheritance. इसमें वो सारे मटेरियल होते हैं जो जेनेटिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि DNA क्रोमोसोम्स में होते हैं। It controls division, reproduction, inheritance, etc. ये सभी काम परफॉर्म करते हैं।
of cell. DNA present in chromosomes in the nucleus. DNA contains inheritance information for parent from parent to offspring. DNA ही वो चीज है जो पेरेंट से लेकर उनके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि इसके जैसा है। अक्सर सुना ये अपने बाप पे गया, ये उस पे गया, वो इस चीज को कौन देखता है? ये देखता है डीएनए। अब तीसरा है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये पूरा एरिया वो फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जेली टाइप का फ्लूइड होता है उसके अंदर, और उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स इस तरह से तैर रहे होते हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम अभी जानेंगे। अब ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है वो भी देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स वेरियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं और ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड में हैं, जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में। एंड वेरियस फंक्शंस, और ये कई सारे काम को करते हैं इन द सेल। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, कुछ एक के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे आपके हो गए न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी इसमें होते हैं। ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम एक एक करके इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, उनके नाम। अब हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एक एक करके जानेंगे। ये कौन है, क्या काम करते हैं, सबको तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ खास खास को हम देखने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की। These are the genetic material present in the nucleus. क्रोमोसोम्स एक जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस में होता है। अब ये करता क्या है? इट कंटेन्स डीएनए विद एसोसिएट प्रोटीन्स, जिनमें डीएनए होता है उससे जुड़े हुए प्रोटीन के साथ। अ ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं और ये इनहेरिटेंस के इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने का काम करते हैं। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो जो रफ है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके आउटर सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं, जिनकी वजह से वो रफ दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। These are of two types, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर वो प्रोटीन्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। It has ribosomes on them made up of nucleic acid and proteins. इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जबकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज नो राइबोसोम्स एंड नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और यही वजह है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने के काम में इन्वॉल्व नहीं होता है। आगे है साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। इनके बीच में पूरा
एक फ्लूइड भरा होता है जो इसको एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है। उसी फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। It is the fluid found inside the cell. It gives a structure to the cell and house to organelles. यहाँ organelles के लिए ये जगह भी देता है और ये स्ट्रक्चर बना के रखता है इस सेल का। फोर्थ है गोल्गी apparatus, इसे गोल्जी भी बोल देते हैं। It is also called the post office of the cell. पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? हमारे पार्सल को, हमारे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इनका काम भी है ट्रांसपोर्टेशन करना। ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम इनका होता है। It is also called the post office of the cell. They package and transport the proteins across the साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आगे है लाइसोसोम। इसे हम लोग आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम की वजह से पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट होके खत्म हो सकता है। जब भी कहीं चोट लग जाए, कुछ भी हो, तो ऐसे जगहों पे जितने भी सेल डैमेज हो जाते हैं तो वहां पर इसका रोल आता है उसे खत्म कर देने का। They are referred to as suicide bags of the cell as they contain potent enzymes that can digest a cell. ये सेल को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके खत्म कर देने का काम करते हैं। ये जरूरी भी, तभी तो हमारे वाउंड वगैरह ये सब हील होते हैं। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हर सेल को एनर्जी चाहिए वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो एनर्जी कौन देगा? वो देगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, these are also called the powerhouse of the cell. They generate ATP via the electron transport chain. ATP जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और इस तरह से पावर सप्लाई होता है और वहां के सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। तो ये उसका पावर हाउस कहलाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से कुछ इसका शेप होता है। खैर, अब हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया से हटके प्लास्टिड्स। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, और ये एक तरह के नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ये सभी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज हु डज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसाइज करने के काम में आता है। दे कंटेन क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स, जबकि ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्युल्स को स्टोर करना। और यहां पर हम वैक्यूल को देखते हैं। ये वैक्यूल क्या है? तो हर, जैसे कोई भी, ये ज्यादातर हमें प्लांट में साफ साफ देखने को मिलता है, उसका एक बड़ा हिस्सा यूं खाली होता है। इसी खाली जगह को वैक्यूल कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसी भी सेल को, और इस तरह से जरूरी भी है, वरना हवा में ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो वो कैसे झेल पाएंगे? वो तो टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये एनिमल सेल में किसी में या तो होते नहीं और होते भी हैं। तो प्लांट में जहां एक बड़ा सा होता है, तो एनिमल में छोटे छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं। या तो होते ही नहीं है, या होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं।
Vacuole. These are large vesicles that hold water or air in them and give a structure rigidity to the cell. ये सेल को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है, उसका एक ठोस आकार बनाता है। वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल। ज्यादातर ये हमें प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में बहुत छोटे होते या होते ही नहीं है। इन एनिमल सेल ईदर दे आर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। तो ये है हमारा सेल, ये सेल के अलग अलग 3 बड़े पार्ट और उनके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स और इनके वर्क्स। आप सब इसको मैं उम्मीद करता हूं ध्यान से इनको देखेंगे, समझेंगे और फायदा उठाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें।